वक्फ प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें श्राइन्स आती हैं, जिसमें पीर बाबाज आते हैं, जिसमें कब्रिस्तान आते हैं, जिसमें मसाजिद आती है, कुछ स्कूल्स भी हैं जम्मू कश्मीर में जिसके डोमेन में आते हैं। 100 की हम भारत में 25 से 27 करोड़ की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और अमेरिका की पॉपुलेशन 24 करोड़ 23 करोड़ है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। दोनों को मिला के इतनी पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान में है। हमारा खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिया की तरफ एक्सीड हुए। अगर नहीं हुए होते तो आज वो जो क्रॉस LOC के लोग हैं वो तड़प रहे हैं। के शेख अब्दुल्ला साहब के ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में रहने नहीं दिया महाराजा हरि। तो आप कैसे उन्हीं के बेटे जिनको हम कुंवर उस वक्त करण सिंह साहब कहते थे, जो 16-17 साल की उम्र में जो सदर रियासत बने और फिर लंबे अरसे तक तकरीबन 10-12 साल तक वो सदर रियासत रहे। They have nothing else to do. There is no Kashmir in POK। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में इलेक्शंस आर्मी की विजिल के नीचे होती है और वहाँ आर्मी सरकारें बनाती है और टॉपल करती है। ये बदकिस्मती नहीं है उस मुल्क की, तो क्या बोल सकते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, ना यूपी का चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से बात करेगा। ये तो प्रोरोगेटिव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर। कहते ससुर अच्छा मिल जाए, सास अच्छी मिल जाए और उसके ऊपर अगर बीवी अच्छी मिल जाए इस दौर में तो आप सोने पे सुहागा हैं, तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर। आप क्या समझते हैं जो राजनीतिक समीकरण है कितना इम्पैक्ट आएगा रशीद साहब का इस फोरे में आने से? देखिए सियासत एक कीड़ा है जो हर एक को लगता नहीं है, और जिसको लग जाए वो जब तक जिंदा है इसको छोड़ता नहीं। तो ये उमर साहब का हक है एक्विजिशन लगाना, जो उनको दिख रहा है वही वो बोल रहे हैं। लेकिन सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता है कर रहा है। और अगर इंजीनियर शीट बीजेपी के साथ उसकी 10 सीटें आ जाती है और उमर साहब की ज़्यादा आ जाती है तो उमर साहब इंजीनियर शीट भी सरकार बना सकते हैं। अच्छा एक मुद्दा है पॉलिटिक्स, इसमें तो रातों रात बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, कोशिशें चलती रहती हैं। 1930 not 47 Pathankot was a part of Jammu and Kashmir. The first rally of Jamaat-e-Islami was held there in Pathankot. डल के किनारे उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया है, अगर तो बनेगी बीजेपी की सरकार तो 2 दिन के बाद ही आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन अगर हमारी बनी है तो रुला के देंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। वो भी एक पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि हफा के चीज देनी है कि उसका भी माइलेज जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू वन एंड ऑल। देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर एक ऐसी संस्था जिसको ना सरकार छू सकती है और ना ही कोई कोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के बारे में सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, और रिसेंटली पार्लियामेंट के 18वें सत्र में 18वें सेशन में 18वीं लोकसभा में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी ने एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें कुछ तब्दीली की जाएगी, जहां तक कि उसका नाम भी बदल दिया जाएगा, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी उम्मीद एक्ट 2024। पर आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और आखिर ये मुद्दा क्यों इतनी तूल पकड़ रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव विद अस अ वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी who needs no introduction. He is a senior journalist and the editor-in-chief of Taskin News, a member of J&K Waqf Board. Ladies and gentlemen, I have the guest on today's show, Janab Sohail Kazmi Saab. Welcome to the podcast. Thank you sir very much. सोहेल साहब, जैसे हमने बात की वक्फ के बारे में, तो पीपल हु अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज उनको बहुत अच्छे से इस बात के बारे में समझ है, बट जो हमारे आम श्रोता हैं उनके लिए मैं चाहूँगा, क्योंकि आप इस मसले को बड़ी जहनी तौर पे समझते हैं, तो आप सिंप्लीफाई करके श्रोताओं को ये समझाएं कि वक्फ क्या होता है, वाकिफ क्या होता है, मुल्तवी क्या होता है, ताकि उनको ये मुद्दा समझ आए कि वाकई में एक्चुअल में व्हाट इज द इशू। सर पहले तो आपने अपने इंट्रो में कहा
कि सरकार और जुडिशरी जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करती। ये सरकार का बनाया हुआ अदारा है हर रियासत में, पूरे मुल्क की हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर में भी आज वक्फ बोर्ड चल रहा है और 5 साल के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसीलिए कि वो वक्फ का जो काम है, वक्फ का जो इदारे हैं, वक्फ के जुरिडिक्शन में जो चीज़ें आती हैं उनको अच्छी तरह से उनका रख रखाव करे और उसकी जो एसेंस है उसको कायम दायम रखे, और गवर्नमेंट उसको किस तरह से और मजबूत करना चाहिए, इसीलिए बोर्ड्स का क़याम किया जाता है, उनको बनाया जाता है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें शराइन्स आती हैं, जिसमें पीर बाबाज आते हैं, जिसमें कब्रिस्तान आते हैं, जिसमें मसाजिद आती हैं, कुछ स्कूल्स भी हैं जम्मू कश्मीर में जिसके डोमेन में आते हैं। 100 में से 60% कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ बोर्ड के अंडर है। बाकी जो है वो जो लोकल कमेटीज़ हैं उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, वो शायद वक्फ बोर्ड के डोमेन में नहीं आती है। असूली बात यह है कि हर चीज़ जो है रिलीजियस वक्फ बोर्ड के अंदर आनी चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन जब भी होगा, जितना भी रख रखाव है वक्फ का उसके ज़ेर क़यादत आधा है वक्फ बोर्ड के। अब आपने कहा कि एक बिल जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है पार्लियामेंट में, बहुत सालों से एक्ट जो होते हैं 1995 का एक्ट आप कह रहे हैं, कुछ एक्ट्स ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी और आर्टिकल 370 था, बड़े ऐसे लॉज थे जो डिफंक्ट लॉज थे जिनका यूसेज नहीं होता था। तो जब हम यूनियन टेरिटरी में आए वो लॉज जो थे एब्सोल्यूट हो गए, डिलीट हो गए, और नए लॉज जो हैं मरकज के वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरह जब कोई पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए बिल जाता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी की सरकार हो, ये एक रूटीन मैटर है कि हर चीज़ को रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के बाद उसकी बेहतरी के लिए उस एक्ट में तरमीम की जाती है, और वो आज पार्लियामेंट की जो सेशन है उसके डोमेन में रखा गया है कि एक तो इसका नाम ये रखा जाएगा, वक्फ वर्ड उसमें आएगा, दूसरा ये है कि उसका लार्जर पर्सपेक्ट जो होगा काम करने का वो बढ़ जाएगा, और उसमें कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द वक्फ ओवरऑल इन इंडिया। तो ये वो बिल है। ये सोचना कि बिल्कुल इसमें कुछ काट छाट कर देंगे, इसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट से ऐसा होगा कि ये डिफंक्ट हो जाएगा या हाँ हेडलेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हम भारत में 25 से 27 करोड़ की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और अमेरिका की पॉपुलेशन 24 करोड़ 23 करोड़ है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। दोनों को मिला के इतनी पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की ग्लोरी ये है कि मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए मल्टी रिलीजियस, मल्टी रीजनल, और 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है। ये कहीं नहीं मैंने सुना कि वो हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम राष्ट्र के प्रधानमंत्री या सरदारों के प्रधानमंत्री हैं। इस मुल्क की खूबसूरती है कि माइक्रो माइनॉरिटीज कम्युनिटी, जिसमें सिख्स भी आते हैं, जिसमें शियाज भी आते हैं, सुन्नीस भी आते हैं, अहमदियाज भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। ये एक वो मुल्क है जो एक गुलदस्ते से सजा हुआ है, और उस गुलदस्ते को सजाने में वक्तन फवक्तन कुछ एक्ट्स में तरमीम की जाती है ताकि वो उसकी रौनक, उसकी जो खूबसूरती है उसको बढ़ाते रहे और बढ़ता रहे। सर, मैं लेकिन वापस अपने सवाल पे वापस जाऊंगा कि वक्फ करना किसको कहते हैं, और इसका जैसे सीरिया इब्न बतूता ने जो फेमस ट्रैवलर रहे हैं उन्होंने मेंशन किया अपने जो ट्रैवल लॉग्स में कि 1327 में सीरिया के डमास्कस में तब अगर किसी वेटर से अपने हाथ से पोर्सलेन की वो जो टूट जाती है तो वो उसकी सैलरी से नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी से रिप्लेस किया जाए। तो इसकी नीयत और जो इसका इरादा था वो बहुत नेक था। तो लेकिन वक्फ करना कहते किसको है? देखिए, मैं सर्विस क्लास हूँ, मेरी वाइफ सर्विस क्लास है, और हमारी औलाद नहीं है, और हमारे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम मरने से पहले वो वक्फ डिपार्टमेंट को वक्फ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। अगर हम शादीशुदा हैं और हमारे बच्चे अब्रॉड चले गए और अब उनका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर्टी के साथ, तो अगेन वी गो फॉर वक्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ द Muslim community. This is voluntary. This is voluntary. One. Secondly, there are certain things which doesn't have any inherent
that is also taken by the Waqf department for the welfare of that particular Muslim community. Right. These are all things which are correlated with each other as far as Waqf is concerned. So, to maintain the dignity of the Waqf properties, to maintain the dignity of the Waqf shrines and the other things in India, these departments come into force. Right. And when we talk of amendments of the Act, amendments always are within a parliament session The through constitutional deliberations by all opposition and the ruling party as far as strengthening of that act is concerned. And if there are any loopholes not to strengthen the Waqf Act, it will not be passed by So the. when the bill was introduced, the same date was sent to JPC also. Yes, definitely. But I am telling you, sir, कि कोई बिल भी जब पार्लियामेंट में जाता है, अभी से पहले जो पार्लियामेंट भी तो वहाँ तो मोदी साहब की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, वो अगर बिल फायदे का ना भी हो तो वो निकाल देते। आज तो 99 पार्लियामेंटेरियंस आपके अपोजिशन में भी बैठे हैं, तो कोई बिल भी जब जाएगा, लोगों ने अच्छा मैंडेट दिया है, वो उस पर डिस्कशन होगी, दोनों डेमोक्रेसी की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की निशानी है, दोनों तरफ से अच्छी डिस्कशन होगी, और अगर उस बिल में ताकत होगी, उस बिल का फायदा लोगों को होगा, भारत को होगा, तो वो बिल पास हो जाएगा। ये दिस इज व्हाट दैट अमेंडमेंट एक्ट वक्फ एक्ट बिल स्टैंड्स फॉर। सर, जैसे हम जानते हैं कि वक्फ जो बोर्ड है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है आफ्टर डिफेंस एंड आफ्टर रेलवेज। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट। इसके 9.4 लाख एकड़ लैंड है इसके पास, और 8.7 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। 32 टोटल वक्फ बोर्ड है हमारे, जिसमें शिया सुन्नी अलग है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। तो ये सारा सिस्टम ऑपरेट किस तरह से करता है, व्हाट इज द सेंट्रल अथॉरिटी? और अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं, जो इशू क्रिएट हो रहा है कि वक्फ में कुछ करप्शन के एलिगेशंस हैं कि सर्टन पीपल हु आर हेडिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर इन्वॉल्व इन सर्टन करप्शन केसेस, और जो लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द इंटायर हाउ दिस इंटायर थिंग वर्क्स? देखिए सर, करप्शन तो एक नासूर है। जब इनकम्पिटेंट लोग, incompetent in the sense of education, incompetent in the sense of political hierarchy, and if you nominate a person who is affiliated with a political party and he holds the chair and he is born corrupt, born destructive type of a person, तो संभावित तौर पे उसका असर जो है उस बोर्ड पे पढ़ना ही पढ़ना है, वो जो मर्जी कर ले। लेकिन यह है कि जब वो उस तरह के लोगों को आप नॉमिनेट करेंगे और वो जब चेयर पर्सन या वाइस चेयर पर्सन बन जाएंगे, तो बोर्ड को भी और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को भी उसका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। यू कैन नॉट रूल इट आउट, बट ये है वेयर वी हैव सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, there are certain good chairmen who have been nominated, who are working tirelessly to strengthen the boards, and their efforts yields the results, and people are benefited. The properties and the people of that community are benefited, और उनका नाम जो है बड़े अच्छे ढंग से लिया जाता है। लेकिन सर, ये सेटअप अपॉइंट कौन करता है इनको, और हु इज द सेंट्रल, जैसे ट्राइब्यूनल भी होता है, so what is the hierarchy, who heads the entire work setup in India? Ministry of Minority Affairs, MOM, and Government of India, appointed by these Government of India. No, when we are in UT, it is the prerogative of the Government of India, Ministry of Minority Affairs, to appoint a board of any particular state. And since you have been very closely associated, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर वक्फ के जो फंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाता तो पर ईयर 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था, और उसके जो एक्चुअल में जो डेटा था दैट वाज ओनली 163 करोड़। तो जो प्रोस्पेक्टिव फिगर था और जो एक्चुअल फिगर था, उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक दो मोटी चीज़ें बता दूं। जो भी अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए की जाती हैं या अपीस करने के लिए की जाती हैं, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स कि वो जो इंसान उसको हेड करता है वो इतना काबिल है, उसकी काबिलियत जो है ऑन ग्राउंड या उस बोर्ड के लिए फिट है कि नहीं है। अगर तो है तो बोर्ड फ्लोरिश करते हैं और प्रॉपर्टीज भी दे यील्ड गुड डिविडेंड्स एंड द बेनिफिट्स, और अगर नहीं है तो उसका नुकसान जो है वो उस टाइम तक, जितने टाइम तक वो इंसान उस चेयर को ऑक्यूपाई करता है, उससे बोर्ड को भी रहता है, उस कम्युनिटी को भी रहता है, और उन प्रॉपर्टीज को भी डैमेज होता है। राइट, बट क्या हम ऐसा सिस्टमिक चेंजेस ला सकते हैं, या बिल उसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है कि इट इज इमटेरियल हु ऑक्युपाइज द चेयर, देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस, एंड एट लीस्ट द मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज फॉलोड,
so that there are very little divergences from the set pattern. So You are right, but we are still underdeveloped country, and in our system, people think that only people who are affiliated to a political party should be benefited, which is very unfortunate. Because I don't think as a person कि पॉलिटिशियन ही जम्मू कश्मीर का या हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं. हर बुद्धिजीवी जो जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपने मुल्क की नाम इज्जत बढ़ाता है, अपनी रियासत की नाम इज्जत बढ़ाता है, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, ही शुड बी टेकन ऑन बोर्ड. और भारत के निर्माण में मुझे लगता है बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, बड़े अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के नाम को चार चांद लगाए हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए. जो किसी फैमिली लेगेसी से आते हैं या जिनकी चर्चाएं हमेशा पूरे भारत में होती है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए. जस्ट टू अपीज सम वन within political system merit पे होनी चाहिए. should not be a criteria for a particular political party. Ultimately, the political party gets damaged. So मुतावली और वाकिफ में क्या डिफरेंस? देखिए, मुतावली नहीं होता. हमारे यहाँ शहजादा नशीन है Okay. जो हमारी कुछ ज़ियारतों का देख ये जम्मू कश्मीर रेख 4-5 जनरेशन से कर रहे हैं. सेम इज द केस मुतावल जो आपने कहा वर्ड, वो भी होते हैं, वो भी उनकी 5-6 जनरेशन पर्टिकुलर श्राइन जो की. अपनी प्रॉपर्टी देता है उसको वाकिफ कहते हैं. वो लोग भी जो उनके फोर फादर्स ने वो श्राइन्स बनाई हैं, अल्टीमेटली दे सरेंडर इट टू वक्फ बोर्ड. और इंतज़ामिया में उनके भी लोग फिर उस श्राइन को जो देख रेख है, केयर है, वो करते हैं, और वो श्राइन जो उसी तरह फिर चलती रहती है. सर फोर फादर्स की आपने बात की, सर आपके फोर फादर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरे फोर फादर्स जनाब पुंछ से बिलोंग करते हैं. पुंछ जो है एक रिमोटेस्ट कॉर्नर है जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल बॉर्डर से सटता है. मेरे ग्रैंडफादर एक एजुकेशन से उनका राब्ता था. ही रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ सम डिग्री कॉलेज इन पुंछ, एंड माय फादर हैड बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, एंड आई आल्सो बिलोंग टू पुंछ. सर योर एजुकेशन आपका किस उसमें हुआ, किस वोकेशन में आपने एजुकेशन लिया, और उसके बाद करियर आपका कैसे पैन आउट हुआ, थोड़ा सा अगर अपने हमारे श्रोताओं को. Sir, I have been a student of Sainik School Nagrota. Then I did my graduation from Commerce College, Jammu, and then I did my other schooling, law schooling from Shia College, Lucknow, journalism from Bharatiya Vidya Bhavan, Maharashtra, and I started my career as a journalist when I was studying and doing this kind of jobs with my father. And abhi tak I am struggling and working, and inshallah till I am alive I have to work and make my bread butter in a good way. And so I don't feel, मैं नहीं feel करता हूँ कि success आ गई है या कुछ हो गया है. We are all actors, you know. You are an actor, I am an actor. If we will perform good, people around us will appreciate, and if we will not work good, people are not going to appreciate. But still मेरा ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए कि आप जहाँ भी जाएं, जिस भी सिस्टम में बैठें, अपने फुटप्रिंट्स, अपने मार्क्स अच्छी तरह बनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन आपको याद रखें. Like Shakespeare said, all the world's a stage where all actors. Yeah, definitely. And that's Definitely. definitely some wisdom in those poetic verses. Yeah, definitely, sir. Sir, जैसे आपने law में education, you've done law also, you've done journalism also, so you've studied so many things, and you understand the political landscape of Jammu Kashmir को बहुत अच्छे से. तो let's go back in time to 1947, जब J&K का पहले हमारे देश का पार्टीशन हुआ, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ आपका. तो किस तरह का आप किस तरह से देखते हैं तब से लेके और अब तक जो मेजर स्टैंड पॉइंट्स हैं हमारे जो जम्मू J&K कश्मीर. जम्मू कश्मीर के? देखिए, जब हम 47 हो गया और 500 कुछ स्टेटें थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये हुक्म जारी किया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सब स्टेटें, 500 कुछ स्टेटें जो है उनको एक्सीड करवाना था भारत के साथ. तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 स्टेटें रह गई जो एक्सीड नहीं कर रही थी. राइट. वो तो 2 स्टेटें कर गई, क्योंकि हमारा खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान है, जो हमसे अलग हुआ था, वो नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान, वो चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जाए. और तब के यहाँ के महाराजा हरि सिंह साहब जो थे, वो भी थोड़ी देर इनडिसाइसिव रहे थोड़े से कि उन्होंने 6 महीने लगा दिए
और जम्मू कश्मीर एक बफर स्टेट बना रहा Absolutely. कि वेदर आई शुड गो विद पाकिस्तान, इंडिया और ए इंडिपेंडेंट स्टेट में कबाइलियों रहूं। की रेड हुई तो क्योंकि उसके बाद राजा फिर राजा हमेशा चाहता है कि उसकी जो लाठी क्यादत है लाठी रहे, लेकिन फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीके- की मेनन- क्यादत में मेनन- जी मेनन- मेनन साहब और ये जो लॉर्ड माउंट बैटन साहब, Yes. पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह मेड इट ए कंपल्सरी थिंग टू, दे मोटिवेटेड महाराजा साहब Yes. कि हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है और एक्सीड करना है इंडिया की तरफ। जम्मू कश्मीर की बेहतरी जो है वो जम्मू हिंदुस्तान के साथ है बनिस्बत के पाकिस्तान के साथ। उसमें जम्मू कश्मीर के लोग, उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, ये सब एक पार्टी बने और वी एक्सीडेड टूवर्ड्स इंडिया एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड। और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिया की तरफ एक्सीड हुए। अगर नहीं हुए होते तो आज वो जो क्रॉस एलओसी के लोग हैं वो तड़प रहे हैं कि किस तरह से हम We are progressing. इस कोने के साथ जुड़े अपने कश्मीर के साथ, जो डेवलपमेंट, जो प्रॉस्पेरिटी, जो अच्छी चीज़ें हिंदुस्तान की इस सरजमीन पे हो रही हैं वो शायद ही वो नहीं। अक्रॉस द एलओसी देखने को मिलती हैं। और वो तभी मुमकिन है कि जब भारत की नज़र, भारत की सरकारें जो भी रही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही और जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर के एक अपनी एसेंस के लिए, जम्मू कश्मीर के जो अपने कल्चर हेरिटेज के लिए जो सरकारें जितनी भी आई आज तक उन्होंने कोशिश की। और ख़ासकर पिछले 10 सालों में जो सरकार नरेंद्र दामोदर मोदी की चल रही है उन्होंने तो बिल्कुल कोशिश की 100% के लोगों के दिलों में घुस के लोगों के साथ जो इलेक्शंस आप देख रहे हैं उसमें भी जाएंगे, elections में जो आएंगे। आप देख रहे हैं वो उसी का रोल है कि एक रोड मैप बनाए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि अपनी जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने में आप सब भागीदार बने और सब बन रहे। राइट सर, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ फिर महाराजा हरि सिंह ही वाज मेड टू लीव जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वाज इन एक्साइल इन मुंबई, इन बॉम्बे, देन बॉम्बे स्टेट। तो आपको क्या लगता है उस वक्त के शेख अब्दुल्ला साहब के ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में रहने नहीं दिया महाराजा हरि सिंह, तो आप कैसे देखते हैं इसको? हाउ मच ट्रुथ इज देयर? देखिए हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। उन्हीं के बेटे जिनको हम कुंवर उस वक्त करण सिंह साहब कहते थे, जो 16-17 साल की उम्र में जो सदर रियासत बने और फिर लंबे अरसे तक तकरीबन 10-12 साल तक वो सदर रियासत रहे। और उसके बाद फिर यहाँ की जो अमेंडमेंट हुई 59 में या कुछ में, जो वो सदर रियासत के गवर्नर बने वो भी करण सिंह साहब बने। तो ऐसा कुछ नहीं है हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा। देखिए पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं किसी भी मुल्क के, वो जानते हैं कि किस रियासत में क्या बेहतर होने जा रहा है या क्या चीज़ें डैमेज कर रही हैं। तो उस वक्त के नज़ाकत को समझते हुए कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्सलीट की जाती हैं, कुछ चीज़ों को अमेंड किया जाता है, कुछ लॉस को लाया जाता है, कुछ को निकाला जाता है। तो आज पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल फेस पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं as compared to the SAARC countries of India. So India stands number 1 as far as foreign policy of any other country is concerned. राइट राइट सर, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में हल्का सा हम आगे जाते हैं, 87, 89 इलेक्शंस हुई, रिग्ड हुई, और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में वो हमने सब ने देखा किस तरह से अलगाववाद को एक बढ़ावा मिला, मिलिटेंसी। पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी 71 की जंग हारने के बाद, वो जो एम्बैरेसमेंट उन्होंने फेस की, तो वो उसका बदला लेना ही चाहते थे। उनकी जो पॉलिसी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, पंजाब में भी ड्रग्स को और मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, जम्मू कश्मीर को भी दिया। तो उस वक्त से लेके, जैसे यू हैव बीन अ वेटरन इन दिस फील्ड और आपने फर्स्ट हैंड इन चीज़ों को देखा है। अभी फिर से हमने देखा कि पीर पंजाल में और जम्मू रीजन में मिलिटेंसी का रिवाइवल हुआ है, एंड कश्मीर में रिलेटिवली हम थोड़ा शांति महसूस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो अभी रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी है, और तब के दौर में और अब के दौर में, व्हाट इज द? देखिए पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। इस वक्त का जो हाल पाकिस्तान का है, एक डिस्टेबिलिटी है वहाँ पे, सियासी तौर पे भी, इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी। और पाकिस्तान के पास एक ही राग है जिसको कश्मीर राग हम कहते हैं, एक ही ट्यून है जिसको हम कश्मीर ट्यून कहते हैं। वो वक्तन प वक्तन वो उनकी ट्यून जो है बदलती रहती है, और वो पूरी दुनिया में कश्मीर के राग को रागने के बिना कोई ऐसा राग नहीं है जिससे कि वो इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा इकट्ठा कर सकें, इसकी हाइप लेके UN सिक्योरिटी काउंसिल तक जा सके। झूठ
को प्रोपोगेट करें और ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात वो करते हैं, जो सब चीज़ें झूठ हैं और किसी हकीकत पे बिना नहीं है। जैसे कि आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम पीओके लेंगे, ये हम वो इसलिए नहीं कहते हैं कि हम पीओके बाय फोर्स लेंगे या विद गन लेंगे। मैं आपसे सच बताता हूँ कि पीओके के लोग जो है इतने सुप्रेशन में हैं आईएसआई के और पाकिस्तानी आर्मी के, और वो जब यहाँ चक्का के बाग से या मुजफ्फराबाद से जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो गए, पीपल टू पीपल कंटेक्ट या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही उसमें, तो मैं आपसे यकीनी तौर पे कहता हूँ अगर आप 24 घंटे के लिए बॉर्डर्स को इररिलेवेंट कर दे, वो सब लोग हिंदुस्तान हमारी सरजमीन के साथ जुड़ जाएंगे। वो यहाँ की प्रॉस्पेरिटी, यहाँ का इस्लाम का फैलाव को बढ़ते हुए, यहाँ की जो रीजनल रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इतना खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए वो कायल हो चुके हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के साथ उसका मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान जाने का एक बार अवसर मैं 2-3 बार वहाँ गया हूँ और मैं वहाँ क्रॉस सेक्शन लोगों से मिला हूँ, और मैं आपसे तो ये भी मैं ये जानना चाहूँगा कि उनकी जहनियत पे वो किस तरह का, what is their actual agenda? Actually, is it just a propaganda, or are they infested with this, disease of that they want Kashmir and they have nothing else to do? there is no Kashmir in POK. I'm talking about What? Pakistan. I'm मैं talking about POK बोलता हूँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, Right. वो बोलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK. Right. POK is a reflection of Pir Panjab, not with Kashmir. Only few two borders or three But I borders. wanted to They are understand the connected with Uri. psyche of Pakistani diplomats and politicians. देखिए, आप प्रोपोगेट करके कोई गलत नरेशन को चलाते हैं और पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक से उसके पैसे खाते हैं या पैसे मांगते हैं, वो आपका तरीकाकार रहा है, क्योंकि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। जोकर से लोगों को आप प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जिनको ना तो बोलना आता है ना चलना आता है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का हाल क्या है, और जो कोई अच्छा पॉपुलर क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बना तो आपने उठा के उसको जेल में रखा हुआ। ये बदकिस्मती है उस मुल्क की। और मैं आपको बता दूं, जमहूरियत नाम की चीज़ जब शुरुआत उसकी पाकिस्तान में हुई, उसको इमीडिएट क्रश कर दिया गया, और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती कि वहाँ जमहूरी निज़ाम जो है वो कायम दायम रहे। जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में इलेक्शंस आर्मी की विजिल के नीचे होती है, और वहाँ आर्मी सरकारें बनाती है और टॉपल करती है। ये बदकिस्मती नहीं है उस मुल्क की, तो क्या बोल सकते तो हैं। थोड़ा सा अगर अपने ईस्ट में जाएं, अभी हमने देखा तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, शेख हसीना जी को देश छोड़ के भागना पड़ा, और देयर हैव बीन अनकन्फर्म्ड इंटेल रिपोर्ट्स दैट देयर इज हैंड ऑफ आईएसआई एंड सीआईए इन फोमेंटिंग दैट अनरेस्ट, एंड मोहम्मद यूनुस साहब हैज बीन अ प्रॉक्सी ऑफ द सीआईए, क्योंकि वहाँ पे जो सीआईए का यूएस का लार्जर प्लान है वहाँ पे एक क्रिश्चियन नेशन क्रिएट करने का, बाय कटिंग सर्टेन टेरिटरीज ऑफ म्यांमार, ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ बांग्लादेश, एंड ऑल्सो आई मीन इंडिया का जो कुकी वाला इलाका है। तो आपको भी नहीं लगता इंडिया को थोड़ा अपने इमीडिएट नेबरहुड में थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आर वी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर इमीडिएट नेबर्स। हम अगर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम G20 होस्ट करते हैं, हम ब्रिक्स और अदर इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रशियन ऑयल लेने के लिए भी हम अपना वी पुट आवर फुट डाउन, एंड डॉक्टर जयशंकर हैज बीन वेरी वेहमेंट इन हिज narratives and speeches whenever it comes, whether it's Munich Security Conference or any other fora for that matter. So how do you think, where do we as a country stand with so much unrest happening around us? चाइना हम देख रहे हैं, it's an inimical neighbor, पाकिस्तान तो है ही, और मालदीव्स के साथ भी हमारा कुछ थोड़ी बहुत छिटपुट होती रही। तो इस तरह से आप how do you see and all these things panning out? People from 40 nations participating in G20 conference, right from Kashmir to Kanyakumari, is an indication that you cannot move an inch without taking in confidence India in your confidence. So globally, India has already emerged as a strong nation, as a strong democratic अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, हिंदुस्तान में पनप रही है, सिवाय थोड़ा सा इमरजेंसी के वक्त को छोड़ दें। और इतना बड़ा मुल्क मल्टी रिलीजियस मल्टी रीजनल होने के बावजूद जमहूरियत को मजबूत करता आगे चल रहा है। और लोगों का जो वर्डिक्ट होता है किसी भी पार्लियामेंट या असेंबली इलेक्शन पे, लोगों को कबूल होता है और उस तरह की सरकारें बनती है, उसी तरह का निज़ाम बनता है। नंबर 1। नंबर 2, when we talk of the South Asian countries, 7 countries including Bangladesh, बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत अच्छी इमर्ज हो रही थी। बांग्लादेश का जो काम करने का तरीका था बहुत अच्छा। अब उनकी अमेरिका के साथ क्या
प्रॉब्लम है या वो किस तरह का, जिस तरह आप बता रहे हैं वो क्या उस पर कंसीव करते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन ये है, एज फार एज ह्यूमन एंगल इज कंसर्न, इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ this Bangladesh. India stands with the exiled Prime Minister who Sheikh Hasina is residing in our UP. और कितनी देर वो रहेगी, इससे पहले भी जब वो एग्जाइल में आई थी तो मुझे लगता है 2 साल यहाँ रही, तो अब भी वो यहाँ रुकी हुई है। और क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे या कब तक, हाँ हमारे रिपरकशंस ये हैं कि वी आर कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड हर मुल्क जो है भारत की दूरंदेशी को सलाम करता है। भारत के कोविड के दौर में जो हमने मदद पूरी दुनिया की है वो उससे कायल है। और हिंदुस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं करता है, और हिंदुस्तान के साथ बिला वजह पंगा लेना भी किसी मुल्क को सूट नहीं करता है। तो ओवरऑल आवर इमेज, और मैंने पहले कहा कि फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत स्ट्रांग है। ये जो पॉलिटिशियन कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, हम अपने दुश्मन मुल्कों से भी बात करते रहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। और फॉरेन पॉलिसी के तहत, टू टायर डिप्लोमेसी के तहत हर वो छोटा बड़ा मुल्क जो है हिंदुस्तान से बात करता है, और हम उस पर बिल्कुल सक्षम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपने पड़ोसी मुल्कों से बात करने की के बाद जिक्र किया है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो उस बात पे अपोजिशन पार्टीज ने काफ़ी उनको क्रिटिसाइज भी किया, तो आप क्या समझते हैं? देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं, देखिए जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, ना यूपी का चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से बात करेगा। ये तो प्रोरोगेटिव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ होम का, डिफेंस का। तात्पर्य क्या होता है? इन स्टेटमेंट्स का तात्पर्य ये होता है कि आपको बाइट मिल जाती है, आप चलाइए, मुझे मिल जाती है, मैं चलाता हूँ, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की डिबेट शुरू हो जाती है, शाम को हम डिबेट्स पे बैठ जाते हैं। देखिए जो हमारे नेबर मुल्क हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। जो बाकी ममालिक हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे हिंदुस्तान बहुत आगे है। और उसके साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो भी बहुत, जयशंकर साहब, वो बहुत काम करते हैं और इंडिया को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं। और पाकिस्तान के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आते हैं उनको तो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पेलिंग भी नहीं आते, दो ही बिलोंग टू ए वेरी पॉपुलर फैमिली ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा भी आप देखें, हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान को या बाकी छोटे मोटे ममालिक को वाजिब नहीं है, और हमें करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड ऑल दोज थिंग्स व्हिच अदर नेशंस, यस डेफिनेटली। सो ये चर्चाएं करने का फायदा नहीं है, लेकिन यह है कि जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है उससे ज़रूर हमारे कुछ लोगों को झटका लगता है या नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा धक्का लगता है। ऐसे पॉलिटिशियनों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सर आपका जैसे जर्नलिज्म का बड़ा ही एक एक्सटेंडेड इनिंग्स रही है, तो आपके क्या लर्निंग्स रहे हैं उस मतलब पूरी जर्नी से आपकी, और किस तरह का आपने अंडरस्टैंडिंग जो आपने ली, आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और आपकी अपनी लर्निंग्स क्या रही हैं सर इस फील्ड में? देखिए सिर्फ जर्नलिज्म को ये उसमें मैं एक और ऐड करूंगा कि आपके पेरेंट्स का उसमें किस तरह का इम्पैक्ट रहा, कि वो डिड दे मोटिवेट यू टू गेट इनटू जर्नलिज्म, और अपनी किस तरह का वो रहा? देखिए सर, पहले तो हर बच्चे को, हर इंसान को माँ बाप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस दुनिया में आपको लाया, फिर अच्छी एजुकेशन दी, और वो दिन दौर और थे। तो आपको एक अच्छा सभ्य सिटीजन बनाने में माँ बाप का रोल तो रहता ही रहता है। फिर आपके जो नियर बाइज हैं, आपकी वाइफ है, आपके ब्रदर्स हैं, आपकी सिस्टर, उनका भी रोल रहता है। फिर आपके दोस्त हैं जो आपके साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, उनका भी रोल रहता है। फिर ओवरऑल आप कैसे मैनेज करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को और दुनियावी लाइफ को। चाहेंगे अपने पेरेंट्स का नाम का जिक्र जरूर करें। बिल्कुल, मेरे फादर साहब मकबूल साहब हैं, और मेरी मदर जो है वो नुसरत जी उनका नाम है। मैं उनका आभारी हूँ हमेशा कि इस दुनिया में उन्होंने लाया मुझे, और मैं ये इस काबिल बना कि मैं आज खिदमत कर रहा हूँ। तो सर एक तो पेरेंट्स के बाद सर शादी आपकी कब हुई, और अपने मतलब बेटर हाफ के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, किस तरह से आप उनसे मिले और किस तरह का वो एक दौर था सर? देखिए मैंने बड़ी छोटी उम्र में शादी की है, और मैं बड़ा लकी हूँ। कहते हैं जिसको वाइफ अच्छी मिलती है उसको बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, और मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी वाइफ मिली है। मैं लकी हूँ कि मुझे अपना फादर इन लॉ बड़ा अच्छा मिला, जिसने बहुत मेहनत की और बड़े छोटे से कस्बे से निकल के डलगाम, जिसको हम अनंतनाग बोलते हैं, अपने प्रोफेशन से, अपने हार्ड वर्क से वो जस्टिस बने। और बड़ा लकी हूँ कि वो 16 साल इसी रियासत के जस्टिस रहे, और फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मीर साहब। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनकी तरफ से भी मुझे बहुत इज्जत
मिली। और फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉज हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, एक IAS है 2011 बैच के, वो भी आज अच्छी एक पोजीशन पे है। उनसे छोटे जो है बार प्रेसिडेंट है। तो आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे जिन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया। उसके बाद जो कहते ससुर अच्छा मिल जाए, सास अच्छी मिल जाए, और उसके ऊपर अगर बीवी अच्छी मिल जाए इस दौर में, तो आप सोने पे सुहागा हैं, तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर। आज की जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे यूथ को? अच्छे बच्चे बनिए अपने माँ बाप के। अपने माँ बाप की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है ना। अपने जो आपके साथ कन्विक्शन से लोग जुड़ते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके फादर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, आपके जो भी नियर डियर्स हैं, जब कोई भगवान कन्विक्शन से, वाहिगुरु कन्विक्शन से आपको लोगों से मिलाता है, उनको रिश्तों के धागों में बांधता है, उसकी मर्यादा, उसकी इज्जत को बनाए रखिए, और अपनी भी और समाज की भी खिदमत करते रहिए। सिर्फ कर्म कीजिए, बाकी खुदा पे छोड़िए। और मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि जब आप कर्म अच्छा करेंगे, खुदा कभी आपको बंद नहीं करेगा, वो नए नए ऑप्शंस खोलेगा, नए नए रास्ते खोलेगा। आप लॉयल्टी अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने वो लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ करते रहें, और डिविडेंड्स जो है वो अल्लाह पे छोड़िए, वो आपको ज़रूर देगा। सर, अभी जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल माहौल बहुत गर्माया हुआ है। एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है इस सीन में जिनको जाइंट किलर के नाम से भी बुलाया जा रहा है। मैं किसी शूटिंग गन की AK-47 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जाइंट किलर इन इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। मुझे आप उम्मीद है समझ गए होंगे, इंजीनियर रशीद साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी उमर साहब को शिकस्त दी उनको, और अभी भी वो जेल से कैंपेन करने के लिए उनको पैरोल मिली है। तो आप क्या समझते हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, कितना इम्पैक्ट आएगा रशीद साहब का इस फोरे में आने से? देखिए, सियासत एक कीड़ा है जो हर एक को लगता नहीं है, और जिसको लग जाए वो जब तक जिंदा है इसको छोड़ता नहीं। तो इंजीनियर रशीद बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन है, और वो इंजीनियर बाय प्रोफेशन है। पहले वो AEE रहे, और उसके बाद सियासत, और लंगेट से वो रिप्रेजेंट करते रहे असेंबली में, और 2 बार MLA बने। और आज जिस तरह से वो जंप किए दोबारा, बड़ी अच्छी चीज़ है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लैंडस्केप्स में उथल पुथल चलती रहनी चाहिए, और उस उथल पुथल में कौन जीते कौन हारे ये तो लोगों पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सियासत के ढंग से सियासतदानों को सियासत करते रहना चाहिए, और अच्छी सियासत करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को फ़ायदा होगा, और स्टेट का नाम रोशन होगा। और जहां आप फजूल की सियासत करेंगे, अलग अलग रागों को रागने की कोशिश करेंगे, लोग उसको आज के दौर में पार्लियामेंट में कर दिया, अब असेंबली में भी करेंगे। अपने मुल्क में रह के, अपने मुल्क की सलामती के डोमेन में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। पाकिस्तान की तरफ देख के, अलगाववाद की तरफ देख के, स्टोन पेल्टर्स की तरफ देख के बात मत कीजिए। हम जिस मुल्क में हैं उसकी सरजमीन को चूमना चाहिए, और उस सरजमीन के लिए काम करते रहना चाहिए। तभी हमारे स्टेट का, हमारे मुल्क का नाम, इज्जत और वक़ार आगे बढ़ेगा। और जिनके पूर्वज यहाँ दफन हैं, उन पॉलिटिशियनों के जिनकी 2 जनरेशन 3 जनरेशन जम्मू कश्मीर में दफन है, उनका तो प्राइमरी हक बन जाता है कि सत्ता के गलियारों को मत देखो, सिर्फ ये देखो कि अल्टीमेटली यू हैव ऑल्सो टू डाई हेयर इन दिस पर्टिकुलर लैंड, और उस ज़मीन के लिए काम करो। और अगर इलेक्शन में मौका मिलता है रिप्रेजेंट करने का, तो उस रिप्रेजेंटेशन को ह्यूमन वैल्यूज़ के आधार पे रिप्रेजेंट करो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी कंसीव प्लान्स आते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहो। पर सर, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जमात को तो बैन ऑर्गेनाइजेशन हो, बट उनके जो कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट, काफ़ी वो मैदान में उतरे हैं, और कहीं ना कहीं ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब और जो जमात के भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, दे आर प्रॉक्सीज फॉर BJP, एंड दे आर देयर टू टारगेट उमर साहब and the 2 to 3 families in Kashmir. And in fact, Umar Saab in one of his interviews recently said कि ये पूरा ये तामझाम है, it is basically to target us, and it is BJP किसी भी हद तक जाएगी, मतलब टनल के इस तरफ उनका सेक्युलरिज्म इधर तक ही है, उधर वो हर तरफ की तंजीम से वो हाथ मिलाने के लिए तैयार है। PDP के साथ 2014 में उन्होंने मिलाया, तो वो एक्यूजेशन लगा रहे हैं BJP। बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। उमर साहब का हक है
एक्विजिशन लगाना, जो उनको दिख रहा है वही वो बोल रहे हैं। लेकिन सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। इट्स ए मैटर ऑफ नंबर्स, इट्स ए गेम ऑफ नंबर्स। किसको कितने आंकड़े मिलेंगे और वो सरकार बनाएगा। सियासत मैंने कहा एक कीड़ा होता है, और ये कीड़ा रात दिन चलता रहता है आपके दिमाग में, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसको क्या करना है। तो इसमें उमर साहब अगर सरकार में होते तो वो भी यही करते। आज कोई और सरकार में है तो वो भी अपनी पार्टी लाइन्स पे अपना काम कर रहा है। और अगर इंजीनियर शीट बीजेपी के साथ उसकी 10 सीटें आ जाती है और उमर साहब की ज़्यादा आ जाती है, तो उमर साहब इंजीनियर शीट भी सरकार बना सकते हैं। आपको अगर लगता है ऐसा उनके बिल्कुल कहीं भी एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। और ये ऐसा एक मुद्दा है पॉलिटिक्स, इसमें तो रातों रात बड़ा कुछ चेंज हो जाता है। कोशिशें चलती रहती हैं, और उसमें ये कहना कि पीडीपी वो कोई अलग नरेशन लेती है, उनका अपना नरेशन है, उससे वो कितनी सीटें लेते हैं वो पता चलेगा। एनसी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, वो कितनी सीटें लेती है पता चलेगा। 8 अक्टूबर को सब लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। और कोई किसी के साथ अछूत पार्टी नहीं है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब बड़े सभ्य हैं। एक महीना एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, एक दूसरे को एक्यूज करेंगे, फोर फादर्स को कब्र से निकालेंगे, लेकिन 8 तारीख को ये सब अच्छे पैंट कोट पैंट टाई पहन के ये सब एक दूसरे से गले मिलेंगे और एक अच्छे सभ्य पॉलिटिकल डिस्कोर्स का शुरुआत करेंगे। सर उमर साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, बीरवा से भी और गांधरबल से। कहीं ना कहीं ये इज इट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस? इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। हाउ डू यू से दैट? When you are not sure that this constituency belongs to you, when you are not sure कि मुझे इस घर से खाना डर मिलेगा। किसका है सर? हाँ? डर किसका? डर बहुत चीज़ों का है। जैसे पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कुछ चीज़ों को डिस्कस करना भी फजूल है। लेकिन ये है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, पाकिस्तान का समर्थन, हिंदुस्तान की अपनी पॉलिसीज और यहाँ की जो बाकी लोग लोकल लीडरशिप्स हैं उनके मसाइल, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने मसाइल वो मैटर करते हैं। और इसीलिए उस डर खौफ से सजाद लोन भी 2 सीटों से लड़ रहा है। ये ट्रेडिशनल जो फैमिली बैकग्राउंड को आप ला के सियासत में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो मुझे लगता है लोग नकारना शुरू हो गए हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगी तभी लोग आपको चाहेंगे। साहब की आपने बात की, उनके जो फादर साहब थे जिनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, तो ही was more of a separatist and he used to shun elections. Now he is coming into openly into. For your information, I must tell you honestly that 1930, not 47, prior to 1947, in 1930, when Pathankot was a part of Jammu and Kashmir, the first rally of Jamaat-e-Islami was held there in Pathankot, and that journey started from there. ठीक है, जिसमें गिलानी साहब भी एक मेंबर रहे, गनी लोन साहब भी मेंबर रहे। फिर 1972 में दोनों इलेक्शन लड़े और दोनों एमएलए बन गए। और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट सरकार चली गई, उसके बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जिसको मफ बोलते हैं उसकी क्रिएशन हुई। मफ से बाद जो है कुछ और बन गया। उसके बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की कॉल जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप ने लगाना शुरू कर दी। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की कॉल जो है 1996 तक जब तक गिलानी साहब जिंदा थे तब तक चलती रही। और फाइनली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने बैन किया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बैन जो ब्लैंकेट बैन जो है उनके कैंडिडेट्स पे नहीं। अगर जीत जाएंगे, लोग उनको पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो आप मानते हैं वो थोड़ा सा वक्फा था जिसमें उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ा था? मोस्टली इवन लोन साहब बिलीव इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नेचुरली देखिए, लोन साहब की जब असैसिनेशन हुई है, ही वाज ए कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर पोस्ट, और उनकी असैसिनेशन ने तो बतला के रख दिया जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को। तो ये चलता रहता है, कभी आप हार्ड लाइनर बन जाते हैं, कभी आप सॉफ्ट लाइनर बन जाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल मेन डिस्कोर्स में आते हैं, कभी आप पॉलिटिकल मेन डिस्कोर्स छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, तो इस पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सर अभी जो मोस्ट डिस्कस्ड एंड डिबेटेड टॉपिक है, 370 हटाया गया, 35 से को हटाया गया। अब कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ जर्नलिस्ट भी ये मेंशन करते हैं हटाया गया लेकिन बैकडोर से इंट्रोड्यूस भी किया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया। आप एज अ लीगल लुमिनरी, एज अ पर्सन हु हैज़ बीन इनटू दिस, आप क्या समझते हैं 370 हटा, उसके बाद के जो हालात है जम्मू कश्मीर में, जैसे जो MHA का डेटा है, पत्थरबाजी के इंसिडेंट कम हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल्स कम हुई हैं, और जो नंबर ऑफ डेज जो स्कूल्स वगैरह बंद रहे हैं वो भी कम हुई है, और टूरिज्म को भी बूस्ट मिला। बिजनेसमैन आल्सो सेड दे वी हैव रीड मोर बेनिफिट्स, बट उसके बावजूद भी मिलिटेंसी के अटैक्स होते हैं। तो इस पूरे ये मिक्स्ड बैग को आप किस तरह से देखते हैं? आर्टिकल 373(5)(a) को हटाने में, ख़त्म करने में, इरोड करने में, उसकी जो डिग्निटी थी उसको कर्व करने में सबसे ज़्यादा पार्ट जो है
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कांग्रेस का है। 1962 ऑनवर्ड्स जब सदर रियासत से हम गवर्नर बन गए, जब प्राइम मिनिस्टर से शेख साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उसका इरोजन वहां से शुरू हो गया था। नंबर 1। नंबर 2, बख्शी गुलाम मोहम्मद जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बनी थी, जिसमें ये पता चला था कि कुछ परसेंटेज जो है पंजाब, हरियाणा, ये अग्रवाल, सबरवाल, दलूजा, बलूजा, ये सब पंजाब से आके यहाँ पीआरसी ले चुके थे। तो पहली स्टेट सब्जेक्ट कमीशन तब बनी थी। ये वो पगड़ी थी जो ये जो रीजनल पार्टीज थी, खासकर नेशनल काउंसिल, तब पहनती थी जब इलेक्शंस होती थी। अदरवाइज स्पेशल कुछ नहीं था। आपने तबाही और बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर का कर दिया। बाकी स्टेटें फ्लोरिश हो रही हैं। हरियाणा, पंजाब में कभी भी पंचायत इलेक्शन, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन कभी भी रुकी नहीं। जम्मू कश्मीर में 2 नहीं 3 बार टोटल हुई 77 ईयर्स में, क्योंकि आप गवर्नेंस को अपने डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहते थे। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स या लद्दाख सेंट्रिक पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में खेली जाए। इसीलिए 1996 की डिलिमिटेशन अगर आप देख लें, जिसमें जब 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट फारूक साहब की आई, उसमें यही जो उनको फिट होता था कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को, उन्होंने वही रीजन्स को डिलिमिटाइज किया और बाकी रीजन्स को छोड़ दिया। और ये बोला कि भारत के साथ जब डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में होगी, उसके जो रिव्यू पिटीशन जब आएंगे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे 2031 में। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में होती है कोशिश करती है कि अपना जनाधार, अपनी मजबूती और अपनी पकड़ जो है लोगों के बीच रखे। तो ये अक्यूज करना कि भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 हटा दिया, मैं सलाम करता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को कि आपका जो कंसीव्ड मुद्दा था, जो आपका मैनिफेस्टो था, अल्लाह की छाती ठोक के बोलते हैं। मैं भी छाती ठोक के बोलता हूँ कि आर्टिकल 370 जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने यहाँ से खत्म कर दिया और हमारी तबाही में सबका बहुत बड़ा बुरा हाल है। You are saying everybody is equally complicit. Yeah, definitely. And I think we should be grateful to the Bharatiya Janata Party for making this speed breaker offline from J&K. ओपन सीक्रेट को बाहर ले। बिल्कुल, मैं तो सच बोलता हूँ कि आर्टिकल 370 हटा के उन्होंने एक खिदमत की है जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरस होने के लिए, डेवलप होने के लिए। और मोदी का जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड आने वाली जो भी सरकार बनेगी, चाहे मोदी की बने ना बने, वो लोगों के अंदर काफी नाराजगी भी है कुछ मुद्दों को लेके, डेवलपमेंट को लेके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स की बात हो जाए, रोड्स की बात हो जाए, नौकरियों को स्कैम हुए हैं कुछ बहुत सारे। वो तो गलत है। लोगों के अंदर कुछ तो है कि 370 हटा, हम आपके साथ हैं, लेकिन स्टेटहुड नहीं हटाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल स्टेटहुड कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो वापस आएगा और अब भारतीय जनता पार्टी ही वापस देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता उमर साहब की कल डल के किनारे उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया है, अगर तो बनेगी बीजेपी की सरकार तो 2 दिन के बाद ही आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन अगर हमारी बनी है तो रुला रुला के देंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। वो भी एक पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि हफा के चीज़ देनी है कि उसका भी माइलेज जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। लेकिन मुझे लगता है और वाइडर कन्वार कि भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड को रिस्टोर करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा सिचुएशन जब कंड्यूसिव होगी हम स्टेटहुड देंगे। और डिमोशन कोई भी इंसान नहीं चाहता है, कोई स्टेट नहीं चाहती है, कोई लोग नहीं चाहते, कोई रिलीजन नहीं चाहता। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का ताल्लुक है, अगर उमर साहब को इतनी सूझबूझ हो गई है कि वो वाजपेयी साहब के साथ एक अछूत जमात के साथ मिनिस्टर रहे, वो वाजपेयी साहब के सबसे पैम्पर्ड मिनिस्टर थे, तो ये वही भारतीय जनता पार्टी जो कल आपके साथ भी अलाई कर सकती है और बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अलाई कर सकती है। सो डोर्स विंडोज ओपन रखिए, जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस अच्छी हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पानी, बिजली, ये सब आप मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को कि पहली बार जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली, अनएम्प्लॉयमेंट के जिक्र हुए। अदरवाइज ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, ड्यूल करेंसी, प्यूर करेंसी, चाइना, पाकिस्तान, ये डिस्कस होता था और लोग गुमराह होते थे। तो एक नरेशन जो है वोट लेने वालों में बदला है और वोट देने वालों में बदला है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने 35 साल के कैरियर में कि उमर साहब गाड़ी की छत पे बैठे हैं और वोट मांग रहे हैं रात को 12 बजे तक, टोपी उतार उतार के लोगों को बोल रहे हैं। राम माधव साहब टांगे पकड़ रहे हैं नौशहरा में अपने बुजुर्गों की कि वोट दीजिए। ये चेंज ऑफ नरेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर साहब पे तंज कसा है कि आप तो टोपियां उतार रहे हैं। वो भी बुरा हाल करते हैं जब वोट मांगने जा रहे हैं, उनको भी लूज मोशन लगे हुए जब से इलेक्शन जो है अनाउंस हुई। आपको लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट
fiercely contested elections हो रही है I think this is going to change the total political landscape of Jammu and Jammu and Kashmir, and I definitely say you are going to see many new faces in assembly, and it will be with new dining table, with new waiters, with new recipes, with new plates, and with new spoons. Whenever the result will be there on 8th of October. क्या जो पंजाब में हुआ, बादल हार गए, बड़े बड़े चन्नी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, अमरिंदर सिंह भी हार गए, तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसी तब्दीली? अल्लाह करे कि यहाँ भी वो सब हार जाए जिनकी शक्लें देख देख के लोग बोर हो चुके हैं। आप चाहते हैं तब्दीली होने का बिल्कुल चांस? होनी चाहिए। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, So- एंड चेंज ऑलवेज इज बेटर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड What कश्मीर। is your projection for the results? I mean, we're not going into speculation, but roughly what is your assessment in Valley and in the Jammu division? Number one, National Conference is a bigger cadre-based party. They are going to gain on certain If you constituencies. can give a roughly number of seats, what I think out that of 47? I did the number for the forming the government is 45 out of Yes. 90. But I think National Conference, as per the reports, as per the ground realities, they will be improving. And but how much they will improve, the result will. Upwards of 30, you're saying? Yes, definitely. The indications are like that only. And same is with the PDP, that they are also will be getting 5-6 Iltija seats. Mufti ji उतरे Five, हैं six, मैदान- five, मैदान में। 6 seats. Sympathy is there with Mufti Saab. He was a great political He's a leader great of Jammu leader, and great- Kashmir. great leader. No doubt about it. Iltija is having a good acumenship as far as politics, politics is concerned. Third comes your engineer Rashid. He is also going to 4, take 5 seats. 3, 4, 5 seats. Number भारतीय जनता पार्टी, अल्लाह करे कि इनको 40 पार हो, लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 के आंकड़े में ये भी रहेंगे। अब कौन किसके साथ क्या अलाई बन के किस तरह से आगे आएगा, वो आने वाला वक्त क्या बताएगा। ये लिटमस लेकिन टेस्ट भी होगा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 370 हटाया गया और एक चेस्ट थम्पिंग भी की गई, तो क्या एक लिटमस टेस्ट होने वाली है इलेक्शन उनकी पॉलिसी? बिल्कुल सब चीजें बदल रही हैं, रंग बदल रहे हैं। पर आपको केक वॉक तो नहीं लग रहा है बीजेपी के लिए? फिर किसी के लिए भी केक वॉक क्योंकि नहीं। जम्मू यही तो जम्मू जमहूरियत, खित्ते की अगर बात करें, यही जमहूरियत है। कांग्रेस भी फ्रेम में है और काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उभर के आए हैं। यही तो सस्पेंस है जो 8 को खुलेगा। किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। और Pandora's वी box will open वी up. शुड बी थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ट्रांसपेरेंट और एक खुलेपन का जो मुजाहिरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में और बाकी रियासतों में किया, और खासकर जम्मू कश्मीर पे, जहां दुनिया की सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पे। आज कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जहां इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा सुबह 4:45 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कि कोई रिगिंग नहीं हो रही है। फुल प्रूफ तरीके से हमारी माताएं बहनें, वो माताएं बहनें जिन पे फतवा जारी हो जाता था कि अगर वोट डालेंगी तो आप इस्लाम से निकाल दी 60% जाएंगी, और वोट- अगर आप 60% वोट पार्लियामेंट में जाएंगी तो आपको इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। वही जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर, अच्छा जम्मू कश्मीर, लोगों का पार्टिसिपेट करता हुआ जम्मू कश्मीर, लोगों के मुस्तकबिल, लोगों की जमहूरियत को मजबूत करता हुआ जम्मू कश्मीर आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और वहां से नया आयाम शुरू होगा 8 अक्टूबर से, बेटर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या अगर हम इस बार एक नया सीएम चेहरा देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। ये कोई पटा तो किसी ने लिखवाया कि मैं ही रहूंगा ता कयामत। लो, पीपल आर द बेटर जज एंड पीपल आर द बेटर decision maker whom they want to see as their new chief minister, but definitely the face will be new. सर डोडा की बात करें, एक यूथ कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया, शगुन परिहार जी, जी, जिनके पिताजी और चाचा को ही वाज टर्मिनेटेड। assassinate. तो अभी रिसेंटली पोलिंग वाले दिन भी कुछ मिसबिहेव हुआ उनके साथ, सम पीडीपी कैंडिडेट्स या कुछ, तो इस तरह की हरकतें ये तो जायज है, छोटी मोटी हरकतें होनी चाहिए पोलिंग स्टेशंस पे। यही दिखता है कि But कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी फैक्टर है, कहीं ओवर प्राउड है लोग, कुछ कैंडिडेट ज़्यादा उस पर रहते हैं कि हम ही जीते हैं। तो लोगों का विल जो है वो मैटर करता है। और शगुन हमारी बच्ची है, भगवान करे वो जीते, क्योंकि उनकी फैमिली ने बहुत खोया Tragedy है। देखी। और लोगों को हिंदू मुस्लिम सरदार के नाम पे वोट नहीं करना चाहिए। अच्छे कैंडिडेट्स हमारी कितनी 2-3 ही तो लेडीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। एक इर्तजा जी हैं, एक ये हैं, और एक और है कोई, वो लड़ रही हैं। तो हमारी बहनें असेंबली में आएँ, वो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बने असेंबलीज में, और उनका भी योगदान रहेगा आने वाली असेंबली में। और शगुन को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो जो दर्द उनके दिल में है अपने फादर और चाचे को खोने का, वो लोगों की खिदमत करके, लोगों के बीच रह के वो सपने साकार करे, अपने पिताजी के भी और अपने चाचू के भी। सर आपको क्या लगता है इस बार ये मोर देन एनी पार्टी लोगों की जीत होने वाली?
ये लोगों की ही जीत होगी और लोगों की ही नरेशन चलेगी और लोगों का ही जो प्रोजेक्ट है, लोग जिस तरह का जम्मू कश्मीर चाहते हैं वैसा जम्मू कश्मीर बनेगा। और मुझे उम्मीद भी है और पूरा भरोसा है भगवान पे, अल्लाह पे, कि हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अब खोने को कुछ नहीं रह गया है, अब पाने के दिन आगे हैं और लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं, विल है, वो प्रिवेल करें, अच्छी असम्बली बने और मोदी साहब जैसे प्रधानमंत्री फोरसाइटेडनेस जो उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के साथ जो लोगों का उनका दिल से जो एक रिश्ता है वो उस पर कायम दायम रहे। हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोग सरप्रिय है, ज़मीन सरप्रिय है, वो खुशहाल रहे, ये गुलदस्ता खिला रहे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहे। बहुत बढ़िया सर। बिफोर वी कंक्लूड, वी नो यू हैव वेरिड इंटरेस्ट्स, तो अपने खाली वक्त में सर क्या करते हैं? मैं गाने गाता रहता हूँ, मैं डांस कौन- करता कौन- रहता कौन सा हूँ, फिल्म? मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ, Okay. मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, या जो एक नॉर्मल इंसान जो दिल से करता है और कोशिश You're a man करता of हूँ। many colors. I am man of so many colors and so You're a full many. rainbow I spectrum. don't have any ambition. I don't belong to any political party. I don't have a. I am never in any queue. So I am open, सर independent, कोई open book. फेवरेट सिंगर कौन सा जो है? आपको अच्छा गाना लगता है मुझे बोलिए, मैं गा दूंगा। सर कोई भी आपका जो फेवरेट? आपको दिल से अच्छा लगता है बोलिए, मैं वही सुनूंगा। ऑडियंस से हम फरमाइश करेंगे कौन सा गाना आप सर से गवाना चाहिए? मैं आपको बचपन का एक गाना बिल्कुल, सुनाता हूँ, वो मुझे लगता है हर बच्चे से बूढ़े को अच्छा लगता था। मनोज कुमार की मूवी आई, बहुत छोटे थे, बिल्कुल। शोर, और उस शोर मूवी में जो सॉन्ग था, जो मुझे लगता है हर स्ट्रगलर को याद रखना चाहिए और उसी पे काम करते रहना चाहिए। उस गाने की 2 लाइन्स में आपको सुनाता हूँ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, जीवन चलने। So we, till we are alive, we should move and move. This was the crux of that song. Absolutely sir, brilliant sir, बहुत ही उम्दा। और it was a very very amazing conversation. You very candidly expressed अपने ख्यालात को। अपने जाते जाते सर अपनी डोगरी की जनता के लिए सर दो लफ्ज़। हम वही पद्मा सचदेव जी कहे, खंड मिठे लोग डोगरे, झूठ नहीं हो बोलते तो पता नहीं के करते रोंदे। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें स्टिग्मा था कि जम्मू के लोग डंगर हैं, जम्मू के लोगों को आता कुछ नहीं, वो हटा दिया है। जम्मू के लोग बड़े सभ्य हैं, जम्मू के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपसी रवादारी, मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत बढ़ाने वाले लोग हैं और एक दूसरे से गले मिलकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले लोग हैं। और वो सेंस जो है मुझे लगता है और मजबूत होगी जब ये रिजल्ट्स आएंगे और जम्मू कश्मीर और मोहब्बतों की डगर को लेके जो है, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जादू की जफ्फी और पता नहीं क्या क्या, उसमें बढ़ाने में जम्मू कश्मीर के लोग नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank you कमिंग very ऑन द much, शो, sir. इट वाज अ Thank you, प्लेजर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे सुहेल काज़मी साहब। अगर आपने इनकी पॉडकास्ट को ध्यान से सुना होगा तो आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपको एक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और किस तरह की रुझान इमर्ज होके आ रहे हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लैंडस्केप के लिए, एंड व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। I hope it was a very informative conversation for you also, as it was for me. We will meet you with another champion, with another great personality, and bring to you candid conversations, unfiltered conversations that enrich your lexicon of knowledge and make all of us better individuals. Thank you so much. Jai Hind.